नमस्कार। आज का टॉपिक है एमएसपी किसानों के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक। आज के इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का वास्तव में किसानों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर इसका लाभ किसको मिल रहा है। देखते हैं, इस वीडियो को आखिरी तक आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि यह एमएसपी किसानों के लिए एक गुमराह करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। एमएसपी वास्तव में है क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका अर्थ होता है किसानों के द्वारा उत्पादित फसलों को सरकार के द्वारा निश्चित की गई कीमत पर ही खरीदा जाए। यदि बाजार में उस कीमत पर फसलें नहीं खरीदी जा रही होगी तो सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर खरीदेगी। यह कॉन्सेप्ट भारत सरकार 1966 में लेके आई। अब उस समय इसका उद्देश्य था कि देश में एक तो खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाना ताकि खाद्यान्नों में देश आत्मनिर्भर हो सके। दूसरा, उसी समय हरित क्रांति आई थी और हरित क्रांति में चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाकर लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाना था। इसलिए एमएसपी को लाया गया। एमएसपी लाने से यह भी हुआ है कि किसानों को आत्मविश्वास बढ़ा है और विशिष्ट फसलों पर विशेष फोकस करने लगे हैं और कृषि कार्य करने लगे हैं। आज एमएसपी के तहत लगभग 23-24 फसलें आती हैं और ये वो फसलें हैं जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ ही नकदी फसलें हैं। इन फसलों को किसानों के द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इस एमएसपी से कौन कौन से नुकसान हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला पॉइंट, सभी किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर हम बात करें तो देश के लगभग 6% से 10% तक ही किसानों को इसका लाभ मिल पाता है। अर्थात वास्तव में लाभ बड़े किसानों को, जो कि अपने फसल उत्पादन होने के पश्चात उसे रोक पाते हैं और जब भाव मार्केट में आता है तब वो मार्केट में बेचते हैं, या फिर जो बड़े किसान हैं वो सरकार में एमएसपी के तहत अपनी फसल को बेचते हैं तो उनको ही वास्तव में लाभ होता है। छोटे किसान और सीमांत किसानों को इस एमएसपी का वास्तव में लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण और है कि भारत सरकार या राज्य सरकारें एमएसपी पर फसल देर से खरीदती हैं या उसके पास खरीदने की क्षमता ही कम है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि कुल गेहूं और चावल या सभी फसलों जो कि समर्थन मूल्य पर निर्धारित हैं उनमें से बहुत कम, अर्थात लगभग 30 से 40% मात्रा ही भारत सरकार खरीदती है, जिसको हम आंकड़ों के आधार पर यहां देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम देखें कि धान या गेहूं जितना देश में कुल उत्पादित होता है उसका बहुत कम भाग ही भारत सरकार या राज्य सरकारें खरीद पाती है। देखते हैं, वर्ष 2020 और 21 तक गेहूं और धान के उत्पादन में क्या खरीदी हुई, लेकिन आपको यहां पर बता रहे हैं केवल गेहूं के आंकड़े। आप देखिए 2020 के आधार पर देखा जाए तो लगभग 1075 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, लेकिन उसमें से सरकार के द्वारा मात्र 389 लाख टन का ही खरीदी की गई। अब बताइए, समर्थन मूल्य के तहत केवल इसकी खरीदी हुई है और बाकी बचा हुआ कम से कम 60 से 70% गेहूं जो कि किसानों को बाजार में इसी कीमत पर बेचना पड़ा जो कि समर्थन मूल्य का द्वारा निर्धारित की गई है। अगला 2023-24 की यदि बात करें हम तो इस समय
1132 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, जिसमें से सरकार ने मात्र 260 लाख टन ही खरीदा। आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ आपको स्पष्ट बता रहा है कि उत्पादन इतना हुआ है लेकिन खरीदी इतनी ही हुई है। तो बाकी जो बचा हुआ इतना गेहूं है, यह तो किसानों को बाजार में बेचना ही पड़ेगा, और यदि इस गेहूं को बाजार में बेचा जाए तो यह समर्थन मूल्य से बहुत ज्यादा आगे नहीं जाने वाला है। एक बात और बताएं आपको, अभी सोशल मीडिया पर एक बात वायरल हुई थी, पेपर में भी आया था कि किसी अधिकारी ने बताया है कि यदि कोई व्यापारी गेहूं को या किसी अन्य फसल को समर्थन मूल्य से अधिक खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताइए ये क्या है? ये क्या है कि समर्थन मूल्य से अधिक बाजार में फसल नहीं खरीदी जा रही है? इस एमएसपी के कारण बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि उन्हीं फसलों को बोया जाए जिस पर एमएसपी मिलती है। इसके कारण व्यापारिक फसलें बहुत ज्यादा उत्पादित नहीं होती हैं और उनका क्षेत्रफल भी बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिन फसलों का एमएसपी है, किसान उन्हीं फसलों को बोएगा तो मार्केट में उनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और आपको मालूम है कि बाजार का नियम क्या कहता है, जब उत्पादन बढ़ जाता है तो उस वस्तु की कीमत बाजार में कम हो जाती है, और इस बात को हमारे किसान भाई नहीं समझ पाते हैं। और भारत सरकार को तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था, इस कारण से एमएसपी दे दिया, और किसानों को भी लगा कि शायद इससे उन्हें पर्याप्त कीमत मिल पाएगी, लेकिन नहीं मिल पा रही। एक और बाजार का आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, बाजार में गेहूं को किस प्रकार से कम मूल्य में खरीदा जा रहा है और किसान के साथ कैसे धोखा हो रहा है। चलिए समझते हैं। यह कृषि क्षेत्र है। जितना भी मान लिया जाए कि 100 क्विंटल का उत्पादन हुआ, यह बाजार क्षेत्र है, यह बाजार है। बाजार में यह 100 क्विंटल यदि उत्पादन हुआ है, और या तो यह एमएसपी पर बिकेगा, एमएसपी पर कौन खरीदेगा? सरकार। सरकार के पास कैपेसिटी कम है खरीदने की, इस कारण वह लगभग 30 से 40% ही गेहूं एमएसपी के दर पर खरीदती है। इसके बाद क्या होता है? उसके बाद लगभग जो बाकी आपका 60 से 70% जो गेहूं है वो तो इसी रेट में बाजार में बिकना ही है। अगली बात समझना, बड़े मजे वाली बात है कि गेहूं यहां पर उत्पादित हुआ, सरकार ने खरीदा, मान लें अभी राउंड फिगर में बता रहा हूं, लगभग 2500 रुपए में। यदि यह रेट 2500 रुपए की है, मतलब 1 किलो की कीमत हुई 25 रुपए, 25 रुपए में यह गेहूं बाजार में खरीदा, यह गेहूं सरकार के द्वारा खरीदा गया। सरकार अपने पास स्टोर करके रखती है और उसे पीडीएस के तहत, सहकारी उचित मूल्य की दुकान के तहत गरीबों को वितरित करती है, और वह गेहूं मात्र 4 से 5 रुपए किलो के भाव से बाजार में पहुंच जाता है। सरकार उसे 4 से 5 रुपए किलो के भाव से उन गरीबों को यह गेहूं दे देती है। अब क्या होता है, यही व्यक्ति जो कि 4 से 5 रुपए के भाव से लाया, उसमें से 50% गेहूं तो खाने में उपयोग में आ जाते हैं। इस वजह से एक तो गेहूं की मांग बाजार में कम हो गई क्योंकि उसे सस्ते मिल गया। दूसरी बात समझना कि यहां पर 50% गेहूं फिर से बाजार में पहुंच जाता है लगभग 15 से 20 रुपए किलो के भाव से, क्योंकि छोटे व्यापारी या दुकानदार इस गेहूं को फिर से खरीदता है और यह बाजार में आ गया। अब बताइए, जो 25 रुपए किलो का गेहूं था वो आज फिर से 15 से 20 रुपए के भाव में फिर से बाजार में आ गया। अब मिल मालिक क्या इसे 25 रुपए किलो से ज्यादा में कभी खरीदेगा?
कभी भी मिल मालिक जो दलिया बनाता है, जो आटा बनाता है, वो कभी भी 25 रुपए से ज्यादा के भाव में मार्केट से नहीं खरीदेगा। इसका मतलब हुआ कि एमएसपी ने इस गेहूं की कीमत को पकड़ लिया, कभी भी ये 3000 नहीं पहुंच सकता। जबकि होना क्या चाहिए कि जिस समय गेहूं का उत्पादन कम हो रहा है उस समय उस गेहूं की कीमतें 3000 4000 तक पहुंचनी चाहिए। इस बात को इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो फसलें एमएसपी पर नहीं है उन्हीं का फायदा ज्यादातर किसानों को मिलता है, जैसे लहसुन, जैसे आलू या और भी औषधि फसलें। जो फसलें एमएसपी पर खरीदी नहीं जाती है उसका लाभ किसानों को वास्तव में मिल रहा है, लेकिन चावल, गेहूं, दाल, इन सब का लाभ किसान को सीधे नहीं मिलता है, बल्कि इनसे खरीदकर जो व्यक्ति बाजार में इससे कुछ नए प्रोडक्ट बनाते हैं उनको वास्तव में लाभ मिल रहा है। तो अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। हम देखने वाले हैं कि अब इस एमएसपी के कारण जो फसलों की कीमत एक निश्चित हो जाती है उसमें न तो कभी बहुत ज्यादा वृद्धि होती है न कमी होती है, तो यह वृद्धि कैसे की जाए इसको हम समझते हैं और किसानों को लाभ कैसे दिलवाया जा सकता है। देखते हैं। पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना। आजकल किसान भी काफी हद तक पढ़ा लिखा हो चुका है। नए युवा किसान जो कि ये चाहते हैं कि उनकी फसलों की कीमतें बेहतर प्राप्त हो पाए, इसके लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बड़ी कंपनी हो चाहे कोई छोटी कंपनी, वह पहले से ही किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि आपको ये सुविधा दी जाएगी, जैसे बीज, खाद, अन्य, और उस आधार पर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आपके द्वारा जो भी उत्पादित किया जाएगा उसको इस निश्चित कीमत पर हम खरीदेंगे। ऐसे में किसान को लाभ अधिक होता है। तो पहला पॉइंट आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जरूर युवा किसानों को ध्यान देना चाहिए, तो उसका लाभ किसान परिवार को मिलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात कुछ किसान मिलकर इस प्रकार का एक संगठन बनाए जो यह निश्चित करे कि हमारे फसल की कीमत यह रखी हमने और इसी रेट में यदि मार्केट में बिकेगा उस समय हम यह फसल बेचेंगे। इस प्रकार के संगठन बनाकर भी अपनी कीमत का निर्धारण पहले से कर सकते हैं और फसलों को एक अच्छी कीमत पर बाजार में बेचा जा सकता है। क्योंकि आप देखिए, दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें जो बनाता है वो उसकी कीमत निर्धारित न करे, बल्कि हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित करता है। लेकिन केवल किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत खुद निर्धारित न करके व्यापारी के भरोसे या सरकार के भरोसे बैठा रहता है। तो आवश्यकता यह है कि किसान को संगठन बनाकर अपने फसलों की कीमतों का निर्धारण स्वयं को करना होगा। मार्केट बेस्ड प्राइस का निर्धारण करना, अर्थात बाजार पर आधारित कीमतों के आधार पर ही फसलों को बेचा जाए। इसके लिए किसान को इस बात का ध्यान देना होगा कि उन फसलों को हम खेतों में बोएं जिसकी मांग बाजार में ज्यादा है। हम परंपरागत तरीके से फसलें न बोएं। ऐसा न हो कि हम कई सालों से गेहूं बो रहे हैं तो उस खेत में फिर से गेहूं ही बोएं। हम कई सालों से धान बो रहे हैं या कोई भी दलहन फसल बो रहे हैं तो उसी को बोया जाए। यह ट्रेडिशनल तरीके से कार्य न करके कुछ स्मार्ट तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, अर्थात उन फसलों को बोने की आवश्यकता है जिसका मार्केट में कीमत अधिक है। डिजिटल एग्रीकल्चर, इसके तहत सोशल मीडिया के माध्यम से और कई अन्य तरीकों से अपने फसलों को स्वयं बेचें। कहां बेचें? ऑनलाइन पर, डिजिटल शॉप के माध्यम से आप खुद अपनी वस्तु को, अपनी फसल को घर बैठे पैकेजिंग करके
ग्रेडिंग करके या प्रोसेसिंग करके बेच सकते हैं, जिससे आपको अपनी फसल की 2 से 3 गुना कीमत प्राप्त हो सकती है। क्योंकि ये 2 से 3 गुना कीमत कौन प्राप्त कर रहा है? बाजार में बैठा हुआ व्यक्ति, जिसने आपकी फसल खरीदी और उससे दलिया बनाया या आटा बनाया या चने का बेसन बनाकर उसने बाजार में 2 से 3 गुना करके बेच दिया है। तो दोस्तों, आपको इस बात पर विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो युवा किसान हैं उन्हें अपनी फसल की कीमत का निर्धारण खुद करना है और उसे डिजिटल के माध्यम से या ये कहें कि सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाकर अपनी वस्तुएं खुद बेचना शुरू करें। अगला बिंदु है कि किसान खुद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लागू करके, शुरुआत करके अपने वस्तुएं कुछ नए तरीके से बनाकर बाजार में बेच सकता है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं कि आपने चने का उत्पादन किया तो सीधा चना बाजार में नहीं बेचना है, बल्कि उस चने से दाल बनाकर पैकेजिंग करके सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग करके या अमेजोन जैसी बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी शॉप बनाकर इन फसलों को बेचा जाए। आप कहेंगे कि इसमें बहुत लंबा कार्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने यदि इसको सिस्टमेटिक तरीके से या पूरे स्मार्ट तरीके से काम करने का प्रयास किया तो देखिए आपके फसल की कीमत 2 से 3 गुना और इससे भी ज्यादा हो सकती है। यदि आप सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपकी फसल की कीमत कभी भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सरकारें चाहती हैं कि कृषि में सुधार हो, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियां हैं या कुछ किसान संगठन इस प्रकार के एमएसपी का सपोर्ट करते हैं या सरकार इसमें कुछ सुधार करना चाहती है तो उसमें भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नुकसान किसानों को हो रहा है। किसानों को इस एमएसपी को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि मेरी बात समझ में आई हो तो कमेंट्स कीजिए और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। और आप भी ऐसे ही और किस मुद्दे पर वीडियो बनाया जाए वो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि एमएसपी वास्तव में हमारे किसानों के हित के लिए लाई गई थी, लेकिन वर्तमान में यह किसानों का अहित कर रही है। समझिए इसे और इसके स्थान पर नए तरीके अपनाइए और कृषि की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। किसान यदि विभिन्न आधुनिक तकनीकी से अपनी वस्तुएं या फसल बेचना शुरू कर दे तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकेगी और हमारा देश विकसित होने में सफल हो पाएगा। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद।